सबसे पहले बता दूं कि आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आज के सेशन में जोड़ें, क्योंकि आज का सेशन कोई चिट चैट शो नहीं है। आज का सेशन बहुत ज़्यादा यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, खासकर इसलिए क्योंकि आज के जो हमारे गेस्ट हैं उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत से ऐसे काम किए हैं जो काम हमें शायद प्रेरणा देंगे कल को समाज के लिए कुछ बेहतर करने के लिए। मैं आपको बता दूं कि आज के जो हमारे गेस्ट हैं एनवायरमेंटलिस्ट दीपक कुमार जी स्माइल फॉर मिलियंस फाउंडेशन के फाउंडर चेयरमैन हैं, जो कि 3 E's फॉर्मूले पे काम कर रहे हैं। फर्स्ट इज़ एजुकेशन, सेकेंड इज़ एनवायरनमेंट एंड थर्ड इज़ एम्पावरमेंट। एंड मेरी जो उनसे डिस्कशंस हुए हैं अभी तक, उन्होंने मुझे बताया कि जो उनका एम्पावरमेंट प्रोग्राम है वो मोस्टली रूरल इंडिया को एम्पावर करने के लिए डेडिकेटेड है। वो और उनकी टीम रूरल इंडिया को एम्पावर करने के लिए काम कर रहे हैं, सो दैट आने वाले जो जनरेशन्स हैं रूरल इंडिया में, क्योंकि देश का भविष्य बसता है, उसको आने वाले समय में बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकें। साथ ही मैं आपको बता दूं कि दीपक जी जो हैं वो इंटरनेशनली एक संस्था के साथ जुड़े हुए हैं जिसका नाम है यूनाइटेड रिलीजियंस इनिशिएटिव, जिसका 108 से ज़्यादा देशों में नेटवर्क है। और पर्सनली जो दीपक जी की संस्था है स्माइल फॉर मिलियंस ऑर्गेनाइजेशन, वो खुद बहुत सारे देशों में इस वक्त काम कर रही है, जिनमें से कुछ नाम है नेपाल है, कैमरून है, तंजानिया है, और ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहां दीपक जी की लीडरशिप में इस वक्त स्माइल फॉर मिलियंस काम कर रही है। इसके अलावा इंटरनेशनल यूथ पार्लियामेंट के दीपक जी इंडियन यूनिट के ब्रांड एम्बेसडर हैं, यानी इंडियन यूथ एम्बेसडर उनको वहाँ पे कहा जाता है। और इसके अलावा यूनाइटेड नेशन कन्वेंशंस टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन यानी UNCCD के लिए भी दीपक जी काम कर चुके हैं। हम इंतज़ार कर रहे हैं कि लोग हमसे जुड़ें, और मैं चाहूँगा दीपक जी को अब हम लोग लाइन पे लें और दीपक जी से हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से वो जो है काम कर रहे हैं इस दिशा में। तो हम लोग ज्वाइन करें एंड उसके बाद बहुत कुछ सीखने को हमें उनसे मिलने वाला है। मैंने दीपक जी को रिक्वेस्ट कर दिया है। हाय एवरीवन। नमस्कार दीपक जी। हाय एंड जय हिंद टू एवरीवन। दीपक जी आपकी ऑडियो में थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं है, बट आई होप वो ठीक हो जाएगा। दीपक जी सबसे पहले मैं आपको यूथ लुक की तरफ से वर्ल्ड अर्थ डे 2020 की बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और शुभकामनाएं इसलिए भी क्योंकि ये एक ऐसा मिशन है जिसके लिए आप और आपकी टीम पिछले कई सालों से काम कर रहे हैं, और हम भी ये देख पा रहे हैं कि आपने कितनी मेहनत इसके लिए किया है। आज हालांकि अर्थ ने खुद को हील कर लिया है, लेकिन आप जैसे वो सभी नेशनल और नेचर हीरोज हम सलामी के पात्र हैं, इसलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको अर्थ डे की। My audio is clear? Can you hear me? Yes sir, yes. Okay, great. So Jai Hind to everyone. First of all, we would like to salute our whole Corona warriors, our doctors, our nurses, our government officials, administration, media, and all the people working for the municipal corporation. हम सभी को दिल से, तहे दिल से बहुत बहुत आभार है कि जिन्होंने अपने पूरे देश को विजयी बनाने में इतना बड़ा योगदान निभाया है कि आज हम लोग विश्व में जाने जाते हैं। सबसे पहले उन्हीं का सलाम। आज अर्थ डे है, आज अप्रैल 22 है, और यूथ लुक जो हमारा ये चैनल है, जिन्होंने मुझे आज एक मौका दिया है कि हम कुछ युवाओं के साथ बात कर सकें और हम लोग किस तरह से इस मिशन को, अपने अर्थ डे को बहुत ही अच्छा सक्सेसफुल कर पाएंगे, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच रजत। थैंक यू सर। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप हमारी ऑडियंस को ये बताएं कि क्या क्या काम आप और अपनी संस्था, आपकी टीम के माध्यम से आप नेचर के लिए और इसके अलावा देश के लिए कर रहे हैं, सो दैट लोगों को एक फेयर आइडिया हो कि हम आखिर किससे आज इस लाइव सेशन पे डिस्कशन कर रहे हैं। थैंक यू रजत। सबसे पहले मैं बताऊं, हम लोग एक छोटे से यूथ विंग हैं, क्योंकि देखिए भारत आज पूरे विश्व में युवाओं का देश जाना जाता है, और कहीं ना कहीं अगर हम लोग जो भी लीड लेते हैं और हर जगह विश्व के हर एक कोने में देखें तो युवा बहुत सारे काम कर रहे हैं, लेकिन अगर हम अपनी बात करें और हमारी पूरी टीम की बात करें
तो आज जो है कि स्माइल्स फॉर मिलियंस ऑर्गेनाइजेशन जो है कि जैसा कि आपने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में बोल दिया है कि यूनाइटेड रिलीजन इनिशिएटिव के साथ काम कर रही है, जो कि इंटरनेशनली 108 देशों के साथ काम कर रही है। उसके साथ साथ 108 देशों के साथ समझ सकते हैं कि हम लोग वर्ल्ड में बहुत बड़ी यूथ विंग को तैयार कर चुके हैं। हम लोग यूथ विंग के साथ काम कर रहे हैं। इन्वायरमेंट को लेकर के काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव कि जिस तरह से नेशन यूएन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, जो कि हमारा राजस्थान में सबसे बड़ा टीम वहां पर है और हमारे मेंटोर भी हैं। मैं चाहता हूं कि आप सभी उन मेंटोर से रूबरू हों और उन्हें जानने की कोशिश करें। वहां पर प्रोफेसर श्याम सुंदर जयानी हैं जो राजस्थान से हैं, लगभग साढ़े हमारा राजस्थान में इनिशिएटिव है। दीपक तो जी, मुझे लगता ऑडियो है में कि कोई प्रॉब्लम है, आप प्लीज एक बार इंटरनेट कनेक्टिविटी अगर चेक कर पाए तो। अभी मेरी ऑडियो आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, नाउ यूर ऑडिबल। Okay, great. So let me tell you, like कभी ज्यादा आवाज आ रही है? आवाज आ रही है मेरी? जी जी सर जी। ओके, तो राजस्थान का हमारा काम चल रहा है। ऑलरेडी हम लोगों ने बिहार में, हमने राजस्थान में, पंजाब में, हम लोग गवर्नमेंट के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं, इनिशिएटिव ले रहे हैं। और हमने सबसे बड़ी बात अभी क्या की है कि स्टूडेंट्स के साथ मिलकर के वन यूथ वन स्टूडेंट वन ट्री कैंपेन हमने चलाया है। अगर उस पौधे को लगाते हैं तो हमारे साथ एक साथ 10 लाख पौधे होने के चांसेस हैं। अब मैं इसके लिए ये बताना चाहता हूं कि अगर एक बच्चा एक ही पौधा लगाता है, अगर वो उसी को केयर करता है, क्योंकि हम लोग अक्सर ये होता है कि हम लोग 10 पौधे लगा दिए, 20 पौधे लगा दिए, 100 पौधे भी लगा दिए, लेकिन हम लोग ये मेजर बहुत कम कर पाते हैं कि हम लोग 100 पौधे में से 100 पौधे को कितना जिंदा रख पाए। तो मुझे लगता है कि ये रेट को, हमें एग्जिस्टिंग रेट को देखना पड़ेगा और हमें क्वालिटी वर्क करना पड़ेगा। तो हमने ऐसे कई इनिशिएटिव्स लिए गवर्नमेंट के साथ, स्कूल्स के साथ, यूनिवर्सिटी के साथ, कि आज एक स्टूडेंट सिर्फ एक पौधे का ध्यान रख रहा है और वो पौधा आज एक पेड़ बन चुका है। तो मुझे लगता है एक छोटे इनिशिएटिव से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। बिल्कुल दीपक जी, ये सच्चाई है कि कोई भी छोटा इनिशिएटिव ही आगे जाके बड़ा होता है। एनवायरमेंट की भाषा में कहें तो एक पेड़ शुरू में एक छोटा सैपलिंग होता है, वही बाद में एक बहुत बड़ा फलदार वृक्ष बनता है। सर, इस वक्त एक सबसे बड़ा चेंज जो हम लोग देख रहे हैं कि कोरोना वायरस जैसे बायोलॉजिकल थ्रेट के सामने एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट इस वक्त लोग देख पा रहे हैं, और वो ये कि हमारा जो एनवायरनमेंट है, जो मदर नेचर है, उसने अपने आप को अपने आप हील कर लिया है। मैं बहुत ही साधारण भाषा में कहूँ तो जैसे हमारी माएँ होती हैं, कोई समस्या होती है तो हमसे अक्सर साझा नहीं करती और अपने आप ही अपना ध्यान रख के खुद ठीक हो जाती हैं। मदर नेचर ने ये बहुत स्पष्ट रूप से जाहिर किया कि वो एक माँ का रोल हमारे लिए निभाते हैं और उन्होंने खुद को हील किया। बहुत सारे चेंजेस हैं, हर किसी का देखने का नजरिया अलग है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपने नेचर में क्या फर्क इस वक्त देखा है, या आपकी टीम की तरफ से क्या ऐसे कुछ इनपुट्स मिल पा रहे हैं? देखिए, जैसा कि हम सबसे पहले अपने भारत की बात करेंगे। मैं पंजाब में हूँ, पंजाब का एक लाइव एग्जांपल बताना चाहता हूँ, जो कि बड़े बड़े मीडिया और मुझे लगता है कि यूनाइटेड नेशन ने भी अपने अंडर कवर किया होगा। जलंधर से आप देखेंगे कि जो हमारा एवरेस्ट है वो दिखाई दे रहा है। ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है हमारे लिए, बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट हो सकता है कि हम लोग लगभग वर्षों में हमने उस चीज को देखा है। दूसरा, मैं ये एग्जाम्पल लेना चाहता हूँ कि कई, जैसे कि हमने बताया कि हमारा जो वर्ल्ड नेटवर्क है, जैसे कि 108 देशों का जो नेटवर्क है, उसमें हम लोगों ने अभी अभी ग्लोबल कॉन्फ्रेंस किया था। जैसा कि जब आपने मेरे से डिस्कस किया था इस टॉपिक के बारे में, मुझे बहुत अच्छा लगा कि इसके ऊपर हम लोगों ने ऑलरेडी ग्लोबल कन्वर्सेशन ग्लोबल लीडर्स के साथ ऑलरेडी किया हुआ है, जिसमें कि यूनाइटेड नेशंस के कई ऐसे वॉलंटियर्स भी शामिल थे और यूनाइटेड नेशंस के मेंबर भी थे उसमें। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर जगह से कई ऐसे आश्चर्यचकित कर सकते हैं इनपुट्स आ रहे हैं। मैं एग्जाम्पल जैसे भारत का लिया कि जलंधर से हमें एवरेस्ट देखने को मिल रहा है।
इटली की बात करूं तो वहाँ स्वैन और अगर हम बात करें तो डॉल्फिन्स वो रिटर्न हो रहे हैं ऐसे जगह पे जहां पर कि वो बहुत ही पोल्यूटेड वाटर था, और घर के बगल में आप वो चीज दे सकते हैं जिसको कि आप बीच समुद्र में जाकर के आप देख सकते थे। तो ये सारे 2-3 इनपुट्स हैं, इसको आप लगातार अगर देखें तो कई से। और तीसरा एग्जाम्पल है कि हमारे भारत में ऐसे कई सारे वीडियोस फेसबुक पे आपने देखे होंगे जिसमें कि जानवर खुद, जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, वो हमारे साथ घर के सामने नजर आ रहे हैं। तो मैं 3 एग्जाम्पल से बताना चाहता हूं कि जो हमारा मदर अर्थ है, वो जैसा कि आपने बताया, माँ बताती नहीं है कि वो क्या करना चाहती है, लेकिन वो अपने आप को अपने आप रिवाइव कर लेती है। तो मदर अर्थ रिवाइव करने का एक मौका भी दे रही है। और मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारा जो ग्लोबल इनपुट था जिसमें सभी ने अपना अपना राय दिया था, उसमें कई ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिसको मैंने 3 ही एग्जाम्पल के थ्रू मैंने बताया, लेकिन उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंटली एक जो हमें वहां से राय मिला था वो ये मिला था कि वहां के जो साइंटिस्ट काम कर रहे हैं उन्होंने ये चीज रिसर्च कर लिया है कि जो हम लोग आने वाले लगभग 30 से 40 साल में नहीं कर पाएंगे वो अभी कोविड-19 ने कर दिया है, और मुझे जी लगता है कि बिल्कुल शायद बिल्कुल। उससे भी ज्यादा टाइम लग जाए। तो हमें लगता है कि इस चीज को आज कंजर्व करने की जरूरत है, हमें इसके ऊपर पॉलिसीज बनाने की जरूरत है, आज हमारे युवाओं को इस चीज के ऊपर जगने की जरूरत है। जी सर बहुत बेहतरीन ढंग से आपने इसको एक्सप्लेन किया। अब कुछ क्वेश्चंस हमारे पास भी इससे रिलेटेड लोगों ने क्वेश्चन टैग में इंस्टाग्राम पे पूछे थे। उनमें से एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जैसा कि सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा चल रहा है कि वाइल्ड एनिमल्स सड़कों पर आ गए हैं, और जो हमारी गलियों के भी जानवर अक्सर हमने देखे थे, डॉग्स हैं, कैट्स हैं, सभी बहुत बेखौफ होकर के इस वक्त सड़कों पर निकले हुए हैं। लेकिन ये बहुत टेम्परेरी रिलीफ है, टाइम के साथ ये चेंज हो जाएगा, लॉकडाउन खुलेगा, हम आप जैसे सभी लोग सड़कों पे निकलेंगे और फिर एक बार उनके लिए एक चैलेंज बन जाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि लॉकडाउन खुलने के बाद क्या थ्रेट्स ऐसे जानवरों के लिए या लोगों के लिए शुरुआत में आने वाले हैं? क्या आमना सामना इस तरीके के जानवरों का हो सकता है? क्योंकि ऑलरेडी कई बार देखा जाता है कि वाइल्ड एनिमल्स कहीं गाँवों में वगैरह में घुस जाते हैं, और इस टाइम पे जब वो ऑलरेडी सड़कों पे है तो क्या इस तरीके का कुछ हो सकता है, और किस तरीके से इसको मैनेज किया जाए? एक एनवायरमेंटलिस्ट होने के नाते आपकी इस पे क्या राय है? देखिए, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है और मुझे लगता है कि मैं इस सवाल के लिए आपको सैल्यूट करना चाहता हूँ। क्योंकि देखिए, जो अभी हमारे जो जानवर हैं, जो हमारे रोड पे आ रहे हैं, हमारे घर के पास आ रहे हैं, देखिए कहीं ना कहीं हम लोग अपने ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण उन्हें हम दूर कर दिए हैं। लेकिन अगर सच देखा जाए, वो आज भी हमारे हृदय के पास हैं और हमारे हृदय के ही पास रहने चाहिए। क्योंकि जो नेचर है, उन्होंने सब कुछ को इक्वल जो है कि राइट्स दिया हुआ है, सबको इक्वल हक दिया हुआ है। आप नेचर को डिसबैलेंस नहीं कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से हम लोग अभी घर में फंसे हुए हैं, एक बात तो हमारे लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि हम लोग लगभग 21 दिन से ज्यादा घरों में हैं। तो जानवर का जो घर है, ये घर का क्या इंपॉर्टेंस होता है 21 दिन में हम लोग सीख गए हैं। फैमिली का जी जो इंपॉर्टेंस होता है वो हम लोग सीख चुके हैं। लेकिन आज सबसे बड़ी बात यही है, जैसे रजत आपने बताया, कि एक बात हम लोग भूल गए थे कि ये जो जानवर हैं उनकी भी फैमिली होती है, उनका भी घर होता है। हम लोगों ने उनके फैमिली को भी खत्म कर दिया और हम लोगों ने अपने जरूरत के कारण उनके घर को भी खत्म कर दिया। तो आज वो जिस तरह से घूम रहे हैं, वो अपने घर में नहीं है, बल्कि वो बाहर हमारे साथ घूम रहे हैं। हमारे साथ घूमने का अर्थ यही है कि यही उनका घर था जहां पर हमने अपना घर बनाया हुआ है। दूसरा पॉइंट, अब मैं सॉल्यूशन की बात कहूंगा, इसका सॉल्यूशन यही है कि जिस तरह से हमने इनके घर को हटाया है, आज शायद हम लोग 21 दिन के लॉकडाउन में हैं, नेचर ने हमें ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल दिया है कि आप ये समझिए आप किस तरह से अपने घरों में, अपने कमरे में घुट घुट के रह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जानवर कितने सालों से हमारे जो जंगलों को छोड़ करके वो कहीं पर भी छुप करके, और वो जैसे निकलते थे हम उन्हें मार देते थे। आज ये सोचिए, हम लोग कोरोना के कारण बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और जानवर की तरह जैसे उनका घर होता था, उनके पास घर नहीं है। तो ये बहुत बड़ा लाइव एग्जाम्पल है हम लोगों के लिए कि जब हम लोग इस लॉकडाउन से छूटेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोगों को जानवर का इंपॉर्टेंस पता चल जाएगा कि हम लोगों के लिए उन्होंने मतलब क्या इंपॉर्टेंस है उनका घर का। क्योंकि हम लोग घर में रह करके बाहर नहीं निकल पाए और वो कितने दिन से बाहर में घूम रहे थे और डर डर के घूम रहे थे। हमें लगता है कि एक ये सीख हमारे लिए काम कर सकती है, और मैं चाहता हूं कि हम सारे युवा इसके ऊपर काम कर सकते हैं और उनके लिए एक बहुत अच्छा जो है कि एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारी जिम्मेदारी भी है कि हम लोग उन जानवरों का ध्यान रखें।
सर मेरा अगला सवाल ये है कि जैसे अब एनवायरनमेंट हील हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की जो समस्या थी जिसकी वजह से हम देखते थे बेमौसम बरसात हो जाती थी, कभी ज्यादा गर्मी होती थी, कभी ज्यादा सर्दी होती थी, क्या इसका भी कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें आने वाले साल में देखने को मिलेगा? क्या इस शॉर्ट ड्यूरेशन में जो चेंज एनवायरनमेंट में आया है, क्या वो भी मददगार होगा हमारे लिए इन सभी से लड़ने को? जी बिल्कुल बिल्कुल। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की आपने बात की है। तो जैसा कि आप नासा के कुछ पिक्चर्स को भी अगर आप देखेंगे, है ना, और यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स का जो 13th गोल नंबर 13 है, सस्टेनेबल गोल डेवलपमेंट गोल्स का, उसमें है क्लाइमेट एक्शन। अगर आप उसमें भी बात करेंगे तो आप इस चीज का जिक्र करेंगे, देखेंगे कि क्लाइमेट चेंज का कितना बड़ा प्रभाव है। ठीक है। और जैसा कि आपने अभी ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पूछा और इस तरह से, तो देखिए कहीं ना कहीं देखा जाए तो ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर में, ओजोन लेयर के ऊपर में बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। आप ये देखेंगे कि कुछ महीने पहले, जहां पर मैं चीन का एक एग्जांपल लेना चाहता हूं क्योंकि वो पूरे वर्ल्ड का सबसे इंडस्ट्रियल हब है, वहां से जीरो लगभग लेवल पे पहुंच गया है, पॉल्यूशन खत्म हो चुका है। हम अपने दिल्ली का एग्जांपल लेंगे जो कि कैपिटल सिटी है, वहां का एग्जांपल लेंगे तो आप बिल्कुल अभी ब्लू स्काई देख सकते हैं। लगभग ये सालों में पॉसिबल हो पाया है। तो हम लोग इस चीज के ऊपर देखेंगे तो इस तरह से ओजोन लेयर का अगर ऐसा ही प्रभाव रहा तो ओजोन लेयर के ऊपर में बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है, जिसके कारण ओजोन डिप्लीशन है, जो ये जो प्रभाव है वो काफी ज्यादा संभल जाएगा। और इस चीज का मैं, आपने जब ये टॉपिक दिया था, मैं रिसर्च भी, मैं थोड़ा सा स्टडी भी कर रहा था कि ओजोन लेयर के जो होल है, कहते हैं हम लोग होल है, लेकिन एक्चुअली होल नहीं होता है, बल्कि वो एक थीन लेयर होता है वहां पे। ठीक है। जहां पर थीन लेयर होता है तो वहां से आपको यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज पास होते हैं। मैं एक बात ये भी बता देना चाहता हूँ, यूवी रेज के 3 टाइप होते हैं, यूवी ए, यूवी बी, यूवी सी। ठीक है। यूवी ए जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हम लोग क्योंकि धरती पर एग्जिस्ट करना है। यूवी बी जिसमें कि केमिकल जो कि अल्ट्रावायलेट है, जो कि हमारे शरीर के लिए, जैसे स्किन डिजीज, कॉन्ट्रैक्ट डिजीज, ये सारे आ जाते हैं यहाँ पर। और यूवीसी जो कि मोस्ट हार्मफुल है। तो अभी यूवीसी हमारे जो है कि जो ट्रोपोस्फेयर है, पहले ट्रोपोस्फेयर होता है, स्ट्रेटोस्फेयर होता है। ट्रोपोस्फेयर अगर देखा जाए तो 0 to 100 माइल के बीच में, उसके बाद प्लस जो होता है आपको वो 30 माइल तक स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर होता है। तो हमारे पास अगर बी का बहुत ही जो एक कह सकते हैं परसेंटेज जो कि हमारे जमीन पे आ रहा है, जो कि हमारे सेहत के लिए बहुत ही खराब है। लेकिन अगर देखा जाए ये इसलिए हो रहा था क्योंकि अभी हमारा इंडस्ट्रियल पोल्यूशन काफी ज्यादा हाई हो रहा था, और पोल्यूशन घटने के बाद अचानक उसमें एक कमी देखने को हम लोग महसूस कर सकते हैं इस चीज को, जैसे कि नेचर अपने से रिवाइव कर रहा है, रिवर्स अपने से रिवाइव कर रहा है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए जो फॉरेस्ट लेवल था जिसको कटिंग किया जा रहा था, आज ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण वो फॉरेस्ट अपने आप को रिवाइव कर रहा है, जिसके कारण हमारा जो संतुलन है वो बहुत ही बैलेंस्ड वे में हो रहा है, जिसका डायरेक्ट जो है इफेक्ट ओजोन लेयर पे पड़ रहा है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ बिल्कुल हमारे एक्टिविटीज रुकने के कारण ओजोन लेयर पे काफी ज्यादा प्रभाव पड़ा है। और हाँ, आने वाले कल में हम लोगों को इसको कंटिन्यू करना चाहिए। कहना चाहता हूँ कि हम युवा विश्व के सबसे ज्यादा युवा देश में जाने जाते हैं, और ये हमारी एक्टिविटी है। हम लास्ट में डिस्कस भी करेंगे हमें क्या क्या करना चाहिए इसके लिए। थैंक यू। जी जी जी। ऑडियंस के क्वेश्चंस में सर लगातार पढ़ रहा हूँ और अप्रोप्रिएट टाइम पे मैं उन क्वेश्चंस को पूछूंगा। अनुराधा जी, मैंने आपके भी फीडबैक्स को पढ़ा है एंड आई होप दीपक जी ने भी पढ़ा होगा। बहुत अच्छे फीडबैक्स आपने दिए हैं। सर मेरा सवाल ये है कि हमने ग्लोबल वार्मिंग की बात की, लेकिन अब की बार हम देख रहे हैं कि लोग बेहद बेसब्री से ज्यादा गर्मी होने का इंतजार कर रहे हैं, और उसका कारण ये कि लोगों को ये बात कहीं से सुनने में आई है, समझने में आई है, और मुझे नहीं पता है कि कितनी सही है ये बात। वो ये कि ज्यादा गर्मी बढ़ने से, यानी टेम्परेचर राइज होने से कोरोना वायरस भी मर जाता है। तो लोग सोच रहे हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा उनको उतनी जल्दी ही निजात मिलेगी कोरोना वायरस से। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, हालांकि एक डॉक्टर सब्जेक्ट है, लेकिन क्या आपने भी ऐसा कुछ सुना, और क्या ऐसा वाकई में है कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो कोरोना वायरस मर जाएगा? देखिए हाँ बिल्कुल। सबसे पहले रजत, तो मैं आपका एक एग्जांपल लेना चाहता हूँ। ठीक है, कि आप काफी एक्टिव हैं, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो युवा काफी एक्टिव हो रहे हैं, और यही सिंबल है कि हम लोग विश्व में
इकोनॉमिकली और सस्टेनेबल गोल्स और जो हमारे हैं डेवलपमेंट गोल्स उसमें भी आगे बढ़ेंगे। तो क्योंकि हम लोग युवा काफी ज्यादा आगे हैं और आगे बढ़ रहे हैं बहुत सारे इनिशिएटिव्स को लेकर के, उस इनिशिएटिव्स में हमें ये भी है कि हमारी नजर चारों तरफ होनी चाहिए, युवाओं की नजर, क्योंकि हमें ही देश को संभालना है, विश्व को संभालना है। तो जैसा कि मैं इसके थ्रू भी गया था, मैंने हालांकि कुछ दिनों पहले हमें ये भी था कि अगर जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी तो ये इन्फेक्शन दूर हो जाएगा, लेकिन हाँ कुछ साइंटिस्ट, कुछ डॉक्टर ने ये बात कह दिया है, मैं अपने तरफ से नहीं कह रहा हूँ, कुछ डॉक्टर्स ने ये बात कह दी है कि इसका कोई प्रभाव नहीं होता है, क्योंकि कोविड-19 का जो वायरस है उसकी जो पकड़ है वो काफी होती है। लेकिन हाँ एक बात है कि इसका कपड़े के ऊपर, प्लास्टिक के ऊपर, इसका मेटल के ऊपर में सब जगह अलग अलग उनका ड्यूरेशन है, उसके अकॉर्डिंग ये कंटिन्यू होता है। तो जहां तक मैं ये कहना चाहूंगा कि इन वन वर्ड, इसका कोई गर्मी से ज्यादा प्रभाव नहीं है, क्योंकि डॉक्टर्स इस चीज को कह चुके हैं। इसीलिए आप लोग इस गोल में ना रहें कि आप, बल्कि हमारा जो रेगुलर रूटीन है कि हम लोग प्लास्टिक को यूज ना करें, हम लोग कहीं भी बाहर जाएं तो बहुत अर्जेंट केस में बाहर जाएं, अगर भेजें भी तो मोस्ट सिंसियर लोगों को भेजें, बच्चे को नहीं भेजें। उसके बाद जो है कि लगातार हैंड वॉश करें, अपने घर की सफाई रखें, और कुछ भी बाहर से आ रहा है, खास करके फल सब्जियां, क्योंकि वो कितने दूर से आप लगभग दुकान में भी जाते हैं, वहां पर भी कुछ चीज छूते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं देखा जाए वो हमारे घर तक आ रहा है। तो उसमें यही है कि आप उसको धो करके लाएं, पहले धूप में रख दें। हाँ, धूप में रखने से थोड़ा फर्क पड़ सकता है कि चलो मॉइस्चर वहां से खत्म हो जाएगा, लेकिन हाँ अगर मैं आंसर की बात करूं तो नो, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने इस चीज को देखा है और ऑलरेडी साइंटिस्ट और डॉक्टर इस चीज को प्रूव कर चुके हैं, इसको गर्मी से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जी सर, आपके आंसर के साथ साथ हमारी ऑडियंस में साहिल राणा मौजूद है, उन्होंने भी सेम ही बात अपने कमेंट्स में लिखी, उन्होंने भी साथ साथ बताया कि ऐसा कुछ नहीं होगा। हालांकि उन्होंने एक और मत दिया है, उन्होंने ये बोला कि अगर गर्मी बढ़ेगी तो लोग अपने घरों में बैठ जाएंगे, और जब लोग बाहर नहीं निकलेंगे तो वायरस का जो संक्रमण है वो अपने आप कम हो जाएगा। तो ये भी एक इनोवेटिव सोच है और मैं इस सोच को वेलकम करता हूं। मैं आपको कह रहा हूं बार बार कि हमारी युवा टीम बहुत एक्टिव हो रही है, और हमें गर्व है अपने युवा के ऊपर में कि हम लोग, आप जैसे युवा, हम जैसे युवा, अगर हम लोग इस चीज को, सोच को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मैं यही कहना चाहता हूं कि हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल जो है, जो कि हमारी सरकार है, वो इतने सजग है, इतने विजनरी है, वो इतने आगे बढ़ के सोच रहे हैं, और हम तो आज देश की युवा हैं, हम तो बहुत आगे हैं। तो मैं उनको धन्यवाद करना चाहता हूं जिनको आपने अभी किया, और थैंक यू वेरी मच फॉर योर सजेशन। सर, मुझे खुशी इस बात की भी है कि आप जो हमें विजन दे रहे हैं, बहुत सारे लोग हमारी ऑडियंस में उस विजन से ऑलरेडी एग्री करते हैं। मैं आर्टिस्टिक अनुराधा नाम से एक यूजर हमारे साथ हैं, वो निरंतर जो बातें बता रही हैं वो सेम बातें आपसे अग्री कर रही है। तो कुल मिला के युवा आज एक स्ट्रेट लाइन पे, एक सिंगल लाइन पे खड़ा हुआ है। पूजा हमारे साथ ऑडियंस में है सर, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा, और उन्होंने ये पूछा है कि क्या आने वाले समय में जब ये लॉकडाउन, कोरोना लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, तो नेचर को हील करने के लिए आने वाले समय में गवर्नमेंट को नेचर को डेडिकेट करते हुए कुछ छोटे छोटे लॉकडाउन करने चाहिए? इस तरीके का मैसेज सोशल मीडिया पे भी बहुत चल रहे हैं सर। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या ऐसे छोटे लॉकडाउन आगे करने वाजिब होंगे, या फिर वही जो आज तक चलता आ रहा था, करोड़ों रुपया यमुना एक्शन प्लान में जा रहा था, नमामि गंगे में जा रहा था, नर्मदा में जा रहा था, तो आपको क्या लगता है कि करोड़ों रुपए का घाटा उन एक्शन प्लान्स में खर्च किया जाए, या करोड़ों रुपए का घाटा जो है वो इन लॉकडाउन में उठा लिया जाए और ऐसे नेचुरल हीलिंग देखी जाए? मैं इस चीज को डायरेक्टली पहले इंटरनेशनल लेवल से शुरू करना चाहता हूं कि जिस तरह से क्लाइमेट एक्शन को लेकर के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 13 क्लाइमेट एक्शंस है, उसमें लगभग अगर 2020 तक की बात करें तो लगभग $100 जो है कि 100 बिलियन $100 जो है कि उसके ऊपर खर्च करने का जो आपने अभी बताया कि हम लोग इसके ऊपर खर्च कर सकते हैं, नेचर को रिवाइव करने के लिए, क्लाइमेट चेंज के ऊपर में हम लोग काम करने के लिए। तो देखिए, और यहाँ पर जैसे आपने यमुना की बात कही है, तो मुझे जैसा लगता है कि क्वारंटाइन में होना और उसके बाद कोविड-19 के अंदर यहाँ पर होना, इसके बाद जब हम लोग बाहर जाएंगे वहां पे जाना, तो आज मैं सबसे यही कहना चाहता हूं कि जैसे आप गवर्नमेंट को ले लें या तो अपने यूथ को ले लें, तो हम लोग इस चीज के बाद भी वैसा कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक पॉइंट है, देखिए गवर्नमेंट को भी आज हम युवा, जैसे कि हम सभी युवा हैं, अभी देख रहे हैं, तो देखिए एक ये अटेंशन युवा गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, क्योंकि वो अभी कोविड-19 को लेकर के बहुत बिजी हैं। और आज जो हमारा अर्थ डे है, इसके थ्रू हम मैसेज दे सकते हैं। आप हमारे पास आज एक प्लेटफॉर्म है कि हम लोग डायरेक्टली लेटर लिख सकते हैं ऑनरेबल पीएम को
तो मैं यही सजेस्ट करना चाहता हूं कि आज आप सभी को कि हमें लॉकडाउन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन अगर हमारे दिल में आ गया ना तो फिर ये लॉकडाउन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आप लॉकडाउन का आप इफेक्ट दे सकते हैं यहाँ पर क्या है। तो हमें लगता है कि बिल्कुल गवर्नमेंट को इस चीज के ऊपर में, क्योंकि रूल्स हम नहीं बना सकते हैं, रूल्स गवर्नमेंट को ही बनाना पड़ेगा और गवर्नमेंट को अपने रूल्स को लेकर के आना पड़ेगा कि हम जो ये नेचर को रिवाइव कर चुके हैं, ये आने वाले 100 साल में भी हम लोगों को लगता है कि हम लोग ह्यूमन एक्टिविटीज से कंट्रोल नहीं कर पाते, जो कि नेचर ने खुद करके हमें दिया एज अ गिफ्ट। ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि आने वाले कल में जो युवा है, जो कल के जो फ्यूचर हैं, मुझे लगता है कि ये फ्यूचर को बहुत ज्यादा एक अपॉर्चुनिटी है। नेचर ने ये मौका दिया है कि आने वाला फ्यूचर भी उनको भी हक है ये फ्रेश एयर लेने का, उनको हक है वो नेचर में जो खुली हवा लेने का। तो मुझे लगता है कि हाँ, लॉकडाउन करना है, लेकिन लॉकडाउन इस तरह से नहीं, लॉकडाउन को एक नियम में बदल दें, एक कानून में बदल दें और सभी जो है कि इस रूप में आकर के लॉकडाउन को नियम का पालन करें और अपने आप में ही एक ऐसा नियम बना लें जो कि इसको तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि फिर मैं बोलना चाहूंगा, हम युवाओं के पास इतना पावर है, हम इस चीज को कर सकते हैं और हम लोग बिल्कुल अपने अपनी राय जो है कि इसी चीज के ऊपर में क्या लॉकडाउन को करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसका एक रूल बनना चाहिए। हमें एक छोटा सा लेटर, छोटा छोटा जोर हमारे ऑनरेबल पीएम सर को भेजना चाहिए, क्योंकि वो हर एक चीजों के ऊपर काम कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, इस चीज का लेटर हमने उन्हें भेज दिया है और उन्हें शायद रिसीव भी हो गया है और कहीं ना कहीं मुझे कुछ मिनिस्टर्स के रेस्पॉन्स भी आ गए। We appreciate your efforts, sir. मैं ऑडियंस के इस वक्त मैं कमेंट्स को रीड कर रहा हूं, मैं देख पा रहा हूं। अभिषेक ने एक कंसर्न उठाया है, वो ये है कि अल्कोहल कंजम्पशन से कोरोना वायरस ट्रीट हो सकता है। अभिषेक, पहले के लाइव सेशंस में भी ये डिस्कशंस हो चुकी हैं और आपके लिए मैं स्पेशल रिपीट भी कर दूं कि अल्कोहल कंजम्पशन से कोरोना वायरस के ठीक होने का कोई लिंक नहीं है। सैनिटाइजर में अन्य केमिकल्स के साथ अल्कोहल को मिक्स कर लेना वो एक अलग चीज है, उसका एक अलग केमिकल फॉर्मूला है, लेकिन अल्कोहल कंजम्पशन इस टाइम पर आपकी इम्यूनिटी के लिए, आपके लिवर के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है और डॉक्टर्स निरंतर इस बात को कह रहे हैं कि अल्कोहल कंजम्पशन इस टाइम पे कम से कम करना चाहिए और अगर आपने अब तक कंजम्पशन इसका शुरू नहीं किया है तो कभी इस दौरान तो कम से कम शुरू भी नहीं करना चाहिए। सर, अर्पण ने एक क्वेश्चन पूछा है, वो ये है कि हमने देखा है कि वर्ल्ड में बहुत सारे एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हुए हैं, जिनमें जैक्विन फिनिक्स हैं, लियोनार्डो डिकैप्रियो हैं और बहुत सारे इस तरीके के एनवायरमेंटलिस्ट हैं जो क्लाइमेट चेंज के लिए कॉन्ट्रीब्यूशंस देते हैं। क्या इंडिया ने अब तक ऐसा कोई प्रोडक्ट दिया है या आपको ऐसा कोई नॉलेज हो जिस पर इस वक्त इंडिया के अंदर काम चल रहा हो? देखिए, मैं एक एग्जांपल लेना चाहता हूं, क्योंकि रिसेंटली मैंने इंटरनेशनल डे ऑफ पीस मैंने अटेंड किया था और उसमें इजराइल से एक एनवायरमेंटलिस्ट आए थे, जिन्होंने इजराइल के रेगिस्तान में उन्होंने इतना बड़ा प्रोजेक्ट है। रजत, मैं आपको लिंक भी शेयर कर दूंगा, आप जरूर शेयर कर दीजिएगा उनका लिंक जी। कि किस तरह से उन्होंने एक रेगिस्तान को लगभग 2 साल के अंदर में उन्होंने पूरा ग्रीनरी वहां पे बना दिया है। ठीक है, मैं एक ही एग्जांपल लेना चाहूंगा। उन्होंने किस तरह से शुरुआत की, क्या प्लानिंग थी उनकी, उन्होंने किस तरह से शुरुआत करने के बाद उनको आगे बढ़ाया। और मैं बता दूं, बिना कोई ज्यादा गवर्नमेंट सपोर्ट बल्कि लोकल कम्युनिटी सपोर्ट के कारण उन्होंने चेंज कर दिया और वो मॉडल आज मुझे लगता है कि भारत में भी देखने को मिला है और उसका मैंने लाइव एग्जांपल भी दिया, क्योंकि मैं बीइंग इंडियन एम्बेसडर, जो आपने बोला इंटरनेशनल यूथ पार्लियामेंट इनिशिएटिव का रह चुका हूं। ठीक है, तो मैंने उस चीज को रिप्रेजेंट किया था, इंडिया को मैंने रिप्रेजेंट किया था, तो मैंने उस मॉडल को डिस्कस भी किया और वो जो इजरायली साइंटिस्ट थे, जो एनवायरमेंटलिस्ट थे, उन्होंने इस चीज को अप्रिशिएट भी किया है कि प्रोफेसर श्याम सुंदर जयानी, जो कि 3.5 लाख से ज्यादा पौधा अपने मेहनत से, अपने पैसे से, और जो वो प्रोफेसर हैं उनके खुद पैसे से उन्होंने काम किया है। तो आप उस मॉडल को देखेंगे तो वो फॉरेन में भी मॉडल चल रहा था और इंडियन एनवायरमेंटलिस्ट का भी मॉडल चल रहा था और वो मॉडल काफी बहुत बड़ा सक्सेसफुल है। ये समझ लीजिए कि आप राजस्थान जैसे रेगिस्तान में जहां करके आपको पानी नहीं मिल पा रहा है, इजराइल जैसे जगह में जहां पे पानी नहीं मिल पा रहा है, वहां पर वो पेड़ पौधे लगा करके पूरा ग्रीन बेल्ट बना चुके हैं। ये हमारे लिए एक लाइव एग्जाम्पल है। मैं वो लिंक आपके साथ शेयर करूंगा
और आप प्रोफेसर श्याम सुंदर जयानी जो कि प्रेसिडेंट अवार्डेड है, इंडिया में है, बहुत बड़े इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, मैं उनको मेंटोर मानता हूं, आप उनको जरूर देखें। तो मुझे लगता है एक लाइव मॉडल जो कि फॉरेन और इंडियन में आपको बहुत कॉमन दिख जाएगा। और मैं आपको बताता हूँ कि हमारा जो मॉडल है, जो कि क्योंकि मैं बताता हूँ मैं कोसी रिवर के किनारे में हूँ, मैं बिहार से हूं, तो वो मॉडल हम लोग वहां पर भी ला रहे हैं। और उसमें मैं बता दूं कि जो इजराइल के जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं वो भी हमारा साथ देने के लिए तैयार है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और अगर हमारा ये सौभाग्य होगा कि अगर हम किसी तरीके से आपके साथ जुड़ के वो कर पाएंगे। आप कमेंट्स शायद इस वक्त अभी सर नहीं पढ़ पा रहे होंगे क्योंकि आप अपने व्यूज शेयर कर रहे हैं। मैं देख पा रहा हूँ गुंजन है, साहिल है, बहुत सारे हमारे ऑडियंस में ऐसे लोग हैं जो आपके इस काम को अप्रिशिएट कर रहे हैं। मैं उनके अप्रिसिएशंस आप तक फॉरवर्ड कर रहा हूं। सर मेरा अगला सवाल ये है कि गवर्नमेंट जी कि गवर्नमेंट जो है वो आने वाले समय में क्या पॉलिसीज बनाती है, ये अभी भविष्य के गर्भ में है। आपके हिसाब से गवर्नमेंट को क्या पॉलिसीज इस रिगार्ड में फ्रेम करनी चाहिए, और गवर्नमेंट के साथ साथ हमारे सिटीजन्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी इस संदर्भ में होनी चाहिए कि एनवायरमेंट जो अब खुद बेहतर स्थिति में आ गया है कि कम से कम वो दोबारा से ना बिगड़े, दोबारा से पहले वाली स्थिति में ना आ जाए, ऐसी स्थितियां दोबारा ना हो कि आज जो मास्क हम कोरोना वायरस से बचने के लिए लगा रहे हैं फिर हमें पॉल्यूशन से बचने के लिए लगाना पड़े, जैसा कि हमें नवंबर दिसंबर में करना पड़ता है। रजत, ये भी क्वेश्चन का बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है कि गवर्नमेंट को क्या रूल्स बनाने चाहिए। हालांकि गवर्नमेंट ने कुछ इसके ऊपर भी काम किया है, लेकिन अगर ओवरऑल कहा जाए तो इसके ऊपर और भी ज्यादा काम करने की जरूरत है। देखिए, मैं बहुत प्रैक्टिकल एक एग्जांपल लेना चाहूंगा रजत, क्योंकि हमें प्रैक्टिकल ही रहना चाहिए, क्योंकि थ्योरेटिकली बात करके फिर फायदा नहीं होता है। क्योंकि जो काम ग्राउंड पे हो जाए, जो पॉसिबल है और इजिली, है ना, कहीं ना कहीं अगर वो इफेक्टिव हो जाए तो वो हमें एग्जाम्पल लेना चाहिए। मैं एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल लेना चाहता हूँ कि अभी गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। कि आपने सुना होगा, सोशल मीडिया पे भी देखा होगा कि कई ऐसे स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी ऐसे हो गए हैं जो कि आपको कुछ पॉइंट्स जो कि आपको स्टडी के बेस पे देते थे, वो अब आपको एनवायरमेंट बेस्ड एक्टिविटीज पे दे रहे हैं। एनसीसी कैडेट्स, एनएसएस जो नेशनल सर्विस स्कीम है, ठीक है, और इको क्लब, ये काफी ज्यादा एक्टिव हो रहे हैं। और इसके अकॉर्डिंग आपको तो डिग्री भी मिल रही है, डिग्री में भी आपको बहुत ज्यादा सहयोग मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर गवर्नमेंट, क्योंकि देखिए हम वर्ल्ड के सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन हैं, ठीक है, और उसमें से हम लोग युवा की सबसे बड़ी आबादी है विश्व में। और युवा आज कहाँ पे है? आज हमारे युवा स्कूल में है, आज हमारे युवा कॉलेज में है, आज हमारे युवा यूनिवर्सिटी में है। अगर आप एक छोटा सा फ्रेम कर देते हैं, 100 में से 5 नंबर आपको मिलेंगे अगर आपने 2 पौधे लगा दिए तो मुझे लगता है कि अगर ये काम कर लें तो आप ये सोच सकते हैं कि हमारी जो आबादी है उसमें कितने ज्यादा ग्रीन बेल्ट को डेवलपमेंट होने में काम आ जाएगा। दूसरा, 21 दिन का टाइम होता है किसी भी चीज को, दिमाग के फ्रेमवर्क को चेंज होने में, साइकोलॉजी को चेंज होने में। जैसा कि हम लोग बहुत ज्यादा घबरा गए थे कि लॉकडाउन हम लोग घर में कैसे रहेंगे, 21 दिन पूरा हुआ, साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं कि हम लोग उसमें ढल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम इस चीज को अगर लागू कर देते हैं, हम बहुत बड़े सॉल्यूशन के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद आपका एक और सवाल मैंने पहले भी, ऑडियो ब्रेक हो गया है सर, मुझे लग रहा है कि ऑडियंस रजत नहीं सुन पा रहे होंगे। हाँ जी, अब ठीक है। हाँ जी हाँ, मैं रुक भी गया था। रजत, मैं यही बोलना चाहता हूँ कि हमें हैबिट में लाने के लिए आज गवर्नमेंट अगर ये इनिशिएटिव स्कूल्स में ला देती है तो मुझे बहुत विश्वास है कि आने वाला जनरेशन उस ऑडियो फिर ब्रेक हो गया है सर। हाँ, आने वाले जनरेशन्स में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में ये बहुत बड़ा कल्चर डेवलप हो सकता है। और हम लोग लॉकडाउन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें लाखों, हजारों, करोड़ रुपए इन्वायरमेंट के ऊपर खर्च काम कर दिए। तो इस चीज का संदेश मैं चाहता हूं कि हर एक युवा पहुंचाएं, अपने हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचाएं, हमारे मिनिस्ट्री तक पहुंचाएं। हम चाहते हैं कि हम सब मिलकर के इस चीज को लड़ सकते हैं और हम इस एक योद्धा बन सकते हैं, पर्यावरण। बिल्कुल सर, आपने जो बात कही मेरे जहन में भी कहीं ना कहीं ये बात थी, क्योंकि हमने अक्सर ये सुना भी है, बॉर्नवीटा की एड में भी हमने देखा है कि बच्चे के दिमाग का विकास 5 साल तक हो जाता है।
तो हम सब जानते हैं कि जो स्कूल में बच्चों को सिखाया जाता है कि खाने से पहले कैसे हाथ धोना है, कैसे सुबह में प्रेयर करनी है, ये सभी बेसिक हैबिट्स जो वो बच्चा अपने साथ लाइफ टाइम कैरी करता है। मैं भी ये इस सवाल को आपसे पूछने वाला था, लेकिन आपने उसका पहले ही एक जवाब इसी के अंदर दे दिया, और बहुत अच्छी बात है ये कि आपने उसको इनकलकेट किया। वो ये कि बच्चों को यदि हम बचपन में ही ये सब चीजें सिखा दें, स्कूल टाइम पर ये सब चीजें सिखा दें, तो वो लाइफ लॉन्ग उसके साथ रहेगी और आने वाले टाइम के लिए वो बहुत बेहतर होगा। सर, मेरा अगला सवाल ये है कि हमने सरकार से उम्मीदें बता दी, हमने सिटीजन से उम्मीदें बता दी, आप खुद एक जानी मानी शख्सियत है, आप इस फील्ड में बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं। आपकी ऑर्गेनाइजेशन का आगे क्या प्लान है? क्या आप लोगों को कोई इस तरीके का एजुकेशन करिकुलम लाने वाले हैं अपने सेशंस के बीच में, जो कि लोगों को एनवायरनमेंट के प्रति सजग करे? क्योंकि एनवायरनमेंट खुद अपने आप में एक बेहतर स्थिति में आ गया है, तो ऑब्वियसली आपको पीछे जाने की जरूरत नहीं है, अब आपको आगे की तरफ देखना है। तो उसको लेके क्या प्लान्स हैं? रजत, अगर प्लानिंग की बात करूं तो आज स्माइल्स फॉर मिलियंस एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कि हम लोग स्लम्स के बच्चों को आ रहा है सर? हाँ ऑडियंस, कैन यू हियर मिस्टर दीपक? हाँ रजत। जी सर। सर, हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम था। तो मैं ये जी बताना जी चाहता हूँ कि हमारे जो प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी इसके ऊपर काम कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने बताया जी। कि हम लोगों का ट्रिपल ई बेस्ड वर्क है, एजुकेशन, एनवायरमेंट एंड हम्म, एम्पावरमेंट। तो हम ये बता जी देना चाहते हैं कि हम लोग स्लम्स के जितने भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं उनसे हम लोग फी नहीं लेते हैं, बल्कि उनको फी के जी तौर पे उन्हें एक पौधा लगाना होता है। जैसा मैंने आपको पहले बताया, 1 स्टूडेंट 1 ट्री। अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप एक पौधे लगा दें और उसका केयर करें, वही हमारा फी होता है। इसके कारण हमने हजारों पौधों को एक नया रूप दिया है। ठीक है। जी और जी जी जहां तक बात रही ब्रॉड प्रोजेक्ट की, हमने जैसे बताया कि हमने इजराइल मॉडल को, राजस्थान मॉडल को, यूनाइटेड नेशन यूएनसीसीडी प्रोफेसर श्याम सुंदर जयानी, जो कि आपको उनके बारे में भी थोड़ा स्टडी करना चाहिए, क्योंकि आज का दिन उनके लिए मैं डेडिकेट करता हूं, क्योंकि वो बहुत बड़े अर्थ के वॉरियर हैं और जी प्रेसिडेंट से भी जी काफी अवार्ड लिए हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ उनके मॉडल को हम लोग उसके ऊपर काम कर रहे हैं। और मैं ये बता देना चाहता हूँ, जैसे कि नदी बह रही है, उसके आसपास में एरिड जोन होता है। ठीक है। उस एरिड जोन में हमने क्या किया है, हमने नर्सरी बनाई है। अपना नर्सरी बनाने का पूरा प्लान है। ठीक है। नर्सरी में हम लोग सिर्फ वही पौधे लगाएंगे जो कि फलदार पौधे हो। हम लोग ऐसे नहीं लगाएंगे जी जो फलदार नहीं हो, क्योंकि फलदार पौधे को लेकर के हम फल भी दे सकते हैं और किसी को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। इसके लिए हमारे यहाँ पे बच्चे को भी एक पौधे लगा के आने होते हैं। हम लोग अवार्ड जो देते हैं उसको भी पेड़ ही देते हैं। पेड़ जो पौधा होता है वो पौधा, और वो पौधा फलदार होता है ताकि वो उसका वो ध्यान भी रख सके। ठीक है। तीसरा पॉइंट, हम लोग किसी को भी पौधा देते हैं तो उसके फैमिली मेंबर में अगर 4 होते हैं तो हम बोलते हैं ये आपका 5वां फैमिली मेंबर है। आपको फैमिली मेंबर के तरह ही इसे ट्रीट करना पड़ेगा, और जब तक ये पौधा बड़ा नहीं हो जाए, आप 5 सदस्य हैं और 5 सदस्य में 5वां ये है। आप जैसे अपने आप को नरिश करते हैं, अपने फैमिली को नरिश करते हैं, आप वादा कीजिए इस पौधे को भी नरिश करेंगे। इस तरह से हमारा 50 लाख पौधा का जो टारगेट है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। ये बहुत बड़ा एग्जांपल है हमारे इन्वायरमेंट जी सर, प्रोजेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल। इस इनिशिएटिव के लिए मैं आपको शुभकामनाएं भी देता हूं और सलाम भी करता हूं आपकी इस सोच को। आर्टिस्टिक अनुराधा हमारी ऑडियंस में है, उन्होंने भी कुछ इसी तरीके की बात की कि उनके चाइल्डहुड में भी उनको इस तरीके के असाइनमेंट्स मिलते थे कि प्लांटेशन से रिलेटेड उनको असाइनमेंट्स मिलते थे और मार्क्स उनके करिकुलम में जुड़ते थे। तो इसी तरीके की फिर एक बार समय की मांग है कि हम लोग इन्वायरमेंट को बहुत पहले से ही जो है करिकुलम के अंदर उसको इन्वॉल्व करें। सर, एक सवाल ये है कि वर्ल्ड में बहुत सारे फोरम्स बने, सोलर एनर्जी को लेके भी बने, एयर पोल्यूशन के खिलाफ भी बने, हमारे देश से भी नुमाइंदे दूसरे देशों में जाते रहे हैं इस तरीके के फोरम्स में पार्ट लेने के लिए, लेकिन कुछ बहुत ज्यादा बेहतरी इन्वायरमेंट में दिखाई नहीं दे रही थी। आज अपने आप जब स्थितियां सुधर गई हैं, आपको क्या लगता है कि वर्ल्ड की आगे
इसको लेके क्या पॉलिसी होनी चाहिए, यूनाइटेड नेशंस की इसको आगे लेके क्या पॉलिसी होनी चाहिए। कोविड-19 एक दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन मदर अर्थ हमारे साथ हमेशा रहने वाला है। उसके कंजर्वेशन के लिए वर्ल्ड को किस तरीके का डेडिकेशन लेवल चाहिए? बहुत छोटा रजत जवाब आपका सर, क्योंकि हम समय का अब हमारे पास विलंब समय अब जो है निकलता जा रहा है। रजत, मैं ये कहना चाहता हूँ, आपका सवाल मैं सुन नहीं पाया ड्यू टू नेटवर्क, आप फिर से रिपीट कर दीजिए जल्दी में। सर क्वेश्चन मेरा ये है कि वर्ल्ड में जैसे बहुत सारे फोरम्स हैं, सोलर एनर्जी को लेके भी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेके भी है, कोरोना वायरस के खत्म होने के बाद किस तरीके की जो है पॉलिसी वर्ल्ड की होनी चाहिए एनवायरमेंट कंजर्वेशन को लेके? देखिए, मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि अभी कई सारे वेबिनार्स हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कोविड-19 एक इमरजेंसी केस है। ये आने के बाद जो इफेक्ट दिखे वो भी इमरजेंसी है, तो इसके ऊपर कई सारे पॉलिसीज इंटरनेशनल गवर्नमेंट तैयार कर रही है। लेकिन हर पूरे विश्व में जिस तरह से आप जानते हैं कि जो हमारा जो ह्यूमन कह सकते हैं मानव का जो हानि हुआ है, अभी मोस्टली उसमें बिजी है। लेकिन इन्वायरमेंटलिस्ट इसके ऊपर में काम कर रहे हैं, और इन्वायरमेंटलिस्ट किस तरह का काम कर रहे हैं, वो अपने पॉलिसीज को, यूथ पॉलिसीज को डेवलप कर रहे हैं। मैं सारा ओलिवर का नाम लेना चाहता हूं, जो कि इंटरनेशनल यूथ नेटवर्क की इन्वायरमेंटलिस्ट है, और वो एट मिनिमम एज पूरे वर्ल्ड को संभाल रही है। लिसी प्रिया को मैं नाम लेना चाहता हूं, जो कि इंडिया से बहुत बड़ी इन्वायरमेंटलिस्ट है, एट द एज ऑफ 9 ओनली। आप देख सकते हैं उनको कितने सारे यूएन के अवार्ड मिल चुके हैं कि एज ऑफ 9 वो काम कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि अभी कुछ गवर्नमेंट को लेकर के पॉलिसीज पे ऊपर काम कर रहे हैं, क्योंकि यूएन एनवायरनमेंट इसके ऊपर एक्टिव है। लेकिन कहीं ना कहीं साथ में कहा जाए तो युवा अपने आप में जो यूथ जो एनवायरनमेंट पे ऊपर ऑलरेडी काम कर रही है, वो पॉलिसीज को फ्रेम कर रही है कि जैसे ये कोविड-19 खत्म होगा उससे पहले तक हम लोग क्या कर पाएंगे। क्योंकि जैसे ये खुलेगा, अगर हम उस अवेयरनेस को फैला सके हर जगह पे, तो मुझे लगता है कि हमारी जीत बहुत बड़ी होने वाली है। कोविड-19 जो हमें रिफ्रेम करके नेचर को रीबॉर्न करके दे दिया है, तो मुझे लगता है कि हम ही सबको आगे आना पड़ेगा, और बहुत सारी यूथ ऑर्गेनाइजेशन इसमें ऊपर काम कर रही है और लोगों को अवेयरनेस कर रही है। अवेयरनेस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। रजत सर मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं चाहता हूं आप पुरजोर तरीके से और जितना ब्लंटली भी हो सके आप इसका जवाब हमारी ऑडियंस के बीच में रखें। वो ये कि अगर हम अब भी नहीं सुधरे तो क्या होगा? किस दिशा में ये वर्ल्ड जाएगा? क्या इसके कंसिक्वेंसेस आगे हमें फेस करने पड़ सकते हैं, और क्या इसके जो इफेक्ट्स होंगे? क्योंकि अब नेचर फिर एक बार पीछे गया है जब वो बेहतर था, तो क्या बहुत कम समय लगेगा नेचर को फिर एक बार बिगड़ने में, या फिर हमको कुछ रिलैक्सेशन है? अगर हम नहीं सुधरे तो नेचर कम से कम अभी लंबा समय लेने वाला है। क्या मैसेज आप देना चाहेंगे इस संदर्भ में लोगों को भी, और क्या आपको लगता है कि अगर हम नहीं सुधरे तो क्या होगा? देखिए, बिल्कुल नहीं सुधरे तो बहुत कुछ हो सकता है। वो वही होगा जो आज तक हम लोग सुनते आए हैं, जो कि ऑलरेडी रिसर्च में कह दिया गया है। 2030 का एग्जांपल ले सकते हैं, 2050 की एग्जांपल ले सकते हैं। ऐसे कई एनिमेटेड वीडियोस आ चुके हैं जो कि हम लोग देख चुके हैं, और हम जिस चीज की कल्पना नहीं कर सकते हैं वो चीज होने वाला है। जैसे मैं बताना चाहता हूँ, 1880 से लेकर के आज तक में 20 सेंटीमीटर सी लेवल हाई हो चुका है। अब ये सोचिए, अगर हम लोग नहीं सुधरे, अभी तो सी लेवल बैलेंस होकर के नीचे जाना चाहिए, जिस तरह से नेचर ने हमें किया है, हमें प्रैक्टिकल वे में हमें जो है कि एक मौका दिया है। अगर नहीं किए, पहली बात तो सी लेवल ऊपर जाएगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आपका जो आपका ग्रीन हाउस गैस है उसका इफेक्ट ज्यादा होगा। तो जैसे मैंने बताया, जो आपने पूछा था ओजोन लेयर के बारे में, वो ओजोन लेयर अपने आप को एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके अंदर में भी कुछ बैलेंसिंग फैक्टर्स हैं। वो बैलेंसिंग फैक्टर अगर बिगड़ा, तो मैंने आपको बताया था यूवी रे ए, यूवी रे बी एंड यूवी रे सी। अगर अभी तो बी आ रहा है, ये तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर बी आ रहा है, जिसके कारण हमारे इसमें स्किन डिजीज, कॉन्ट्रैक्ट डिजीज और बहुत सारे लेंस से रिलेटेड हमारा प्रॉब्लम हो रहा है। तो एक तो ये हो जाएगा। आप ये समझिए, हम सब ह्यूमन बीइंग है, हमारे पास स्किन है, हमारे पास आंख है। ये दो चीज तो सबसे पहले हमारा वर्क करना कम होगा, जिसके कारण आप देख सकते हैं कई आंखों का जो प्रॉब्लम वो बढ़ता जा रहा है, और युवाओं में खास करके जो बच्चे जन्म ले रहे हैं उनको भी हो जा रहा है। तो इन सारी चीजों को देखना पड़ेगा। तो पहला सी लेवल का डर है, दूसरा ओजोन लेयर का डर है, तीसरा हमारे कैंसर और स्किन डिजीज का डर है। और मुझे लगता है अगर यही 3 एग्जांपल, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, काफी हैं हमें एक बहुत बड़ा लेसन देने के लिए। तो लेट्स कम टुगेदर एंड ज्वाइन अस टू ब्रिंग रिवॉल्यूशन इन द फील्ड ऑफ एनवायरमेंट। और एक बात याद रखिएगा, सारे युवाओं को मैं बता देना चाहता हूं
It's not only the government, it's the youth who is going to rebuild the nation and the world. आज अगर युवा नहीं जगी ना तो हम किसी सरकार को ब्लेम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आज युवा के पास टाइम है और जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, वो उसमें जो एज फैक्टर आप देखेंगे वो अपनी लाइफ को जी चुके हैं। आज हमें जीना है, आज का, कल का और आने वाले फ्यूचर का वो हमारा होगा, तो हमारी जिम्मेदारी भी हमारी होनी चाहिए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ रजत, और कुछ ज्यादा नहीं बोलता। जी दीपक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से हमको प्रैक्टिकली सब चीजों को एक्सप्लेन किया। एंड मैं अपनी निजी इच्छा जाहिर करता हूं कि कल को अगर मुझे अवसर मिलता है तो मैं आपके साथ खड़ा रह के भी और इंडिविजुअल लेवल पे भी, और हमारा जो यूथ लुक नेटवर्क है, क्योंकि हम लोग सिर्फ एक इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टर नहीं है, हम लोगों के सोशल इनिशिएटिव्स भी साथ साथ चलते हैं। और क्योंकि हम युवा हैं, हम अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं, हम चाहते हैं कि हम सभी लोग मिलकर के एनवायरमेंट के लिए, नेचर के लिए, एजुकेशन के लिए, एम्पावरमेंट के लिए और जितने भी ऐसे क्षेत्र हैं जो हमारे इस विश्व के लिए जरूरी हैं, हम सभी मिलकर के एक साथ काम करें। हमारी एंकर भी हैं अर्पण, उन्होंने भी लिखा है कि यस वी विल मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव इन। मैं अपनी सब ऑडियंस का भी धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने बहुत पेशेंस के साथ हमें सुना भी। मुझे उम्मीद है आपने कुछ सीखा भी होगा। जिन्होंने हमें अप्रिशिएट किया उनके लिए मेरी तरफ से धन्यवाद, दीपक जी की तरफ से भी धन्यवाद, और असली धन्यवाद और असली अप्रिसिएशन हम दोनों के लिए शायद यही होगा कि आज हमने जो सीखा है हम आने वाले समय में उसको अपनी लाइफ में प्रैक्टिस कर सके। क्यों दीपक जी, ठीक कह रहा हूं मैं? बिल्कुल बिल्कुल। और मैं एक पॉइंट बताना चाहता हूं, हमारे 35 यूथ जो है कि हमारे एक इनिशिएटिव पे जुड़े हुए हैं, जिस पेज का नाम है द यूथ, मैं बता रहा, द बी पॉजिटिव इंडिया हमारा एक इनिशिएटिव है जिसमें 35 यूथ जुड़े हुए हैं। अगर आप सभी भी उसमें, अगर हम सभी मिल करके, अगर हम लोग एकजुटता दिखाएं, उसमें हमारा पूरा जितने भी हमारे देश में पॉजिटिव वर्क हो रहे हैं उसको हम लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, और कुछ कुछ एक्टिविटीज भी हम लोग करवा रहे हैं। जैसा कि रजत आपने शुरू में बोला था कि आप भी कुछ एक्टिविटीज करवा रहे हैं और उसके लिए कुछ आप प्राइज या सर्टिफिकेट दे रहे हैं। तो बी पॉजिटिव इंडिया भी स्माइल्स फॉर मिलियंस का इनिशिएटिव है, उसमें बहुत अच्छा हमारा एक मौका है हम लोगों को जुड़ने का। तो ये बात यहीं पर खत्म नहीं होती है, बात खत्म तब होगी जब आज जितने हम लोग जुड़े हैं, एक साथ बात किए हैं, जब हम लोग एक साथ मिल करके एक टीम बना करके आगे भी काम करें। तो चलिए आइए मिल करके साथ करेंगे। आप रजत से जुड़ जाइए, रजत द यूथ लुक से जुड़ जाइए। मुझे लगता है कि अगर आप रजत से जुड़ेंगे, यूथ लुक से जुड़ेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है हम सभी मिल करके एक नया जो है कि विश्व का योगदान देंगे, एक नए देश का योगदान देंगे। रजत बिल्कुल सर, अपने लेवल पे हम भी ये कोशिश करेंगे कि हम आपके साथ जुड़ के किस तरीके से सर्व कर सकते हैं ह्यूमैनिटी को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपनी ऑडियंस का भी, जिन्होंने बहुत ही पेश के साथ हमें सुना। मुझे उम्मीद है आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपके कुछ अभी भी सवाल है जो आप दीपक जी से पूछना चाहते हैं, यूथ लुक टीम से पूछना चाहते हैं, आप हमें डीएम कर दीजिएगा। मैं रिपीट करना चाहता हूं कि हम लोग इस वक्त अपने यूथ लुक पेज पे एक नेचर को लेके एक चैलेंज चला रहे हैं कि नेचर में जो भी फर्क आपने इस वक्त महसूस किया है, साफ आसमान से लेके साफ नदियों और नहरों तक, साथ ही जानवर जो खुले आसमान में इस वक्त जो पक्षी उड़ रहे हैं, जानवर जो खुले में घूम रहे हैं, जो भी फर्क आपने महसूस किया है, उन तस्वीरों को, उन वीडियोस को आप हमारे साथ साझा कीजिए। आप अपने स्टोरीज पे डाल के हमको टैग कर सकते हैं, हैशटैग यूथ लुक इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो आप हमें डीएम कर सकते हैं और हम आपको टैग करते हुए उसको शेयर करेंगे। ये रिवॉर्डिंग इस सेंस में है क्योंकि हम लोग इस मैसेज को बहुत लाउड एंड क्लियर दे पाएंगे, वो ये कि किस तरीके से अर्थ ने खुद को हील किया है और अब हम सभी की जिम्मेदारी है कि आगे हम इसको प्रिजर्व करके रखें। फिर एक बार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।